न्यूज, सच जरूरी है। शाहरुख खान की हाल ही में रिलीज हुई जवान फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म को जनता से भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में दिखाई गई आधी में ज्यादा घटनाएं असल जिंदगी से प्रेरित है। जी हाँ, आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस फिल्म में दिखाई गई चीजों का असल जिंदगी से कितना बड़ा संबंध है। आइए जानते इस खबर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं खुलासा खबरों का। शुरुआत करते हैं हम फिल्म के फर्स्ट हाफ के दूसरे बड़े सीन से, जो कि एक सरकारी अस्पताल में सेट है। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सरकारी अस्पताल में छोटे बच्चे एनसीफेलाइटिस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती। फिल्म में एक बड़े ईमानदार डॉक्टर इराम को दिखाया है जो पूरी कोशिश करती है बच्चों को बचाने की, लेकिन उस घटना के पब्लिक होने के बाद सरकार उल्टा उन्हीं डॉक्टर को फ्रेम कर देती है। झूठा इल्जाम इन पर लगाया जाता है और ये जेल भेजी जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था दोस्तों अगस्त 2017 को। असल जिंदगी में गोरखपुर के शहर में वहां एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 63 बच्चों की मौत हो जाती है। 3 दिन के अंदर अंदर जब अस्पताल की पाइप ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती, उस वक्त डॉक्टर काफिल खान वहां पर एक पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों का चिकित्सक के तौर पर काम कर रहे होते हैं। जब इन्हें पता लगता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है और अस्पताल में, तो ये प्राधिकारी को सूचित करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रतिक्रिया नहीं आती तो खुद से ही ऑक्सीजन की सप्लाई खरीद करने की कोशिश करते हैं। अपने दुख को अपने खुद के पैसे से इन्हें एक रियल लाइफ हीरो की तरह भी देखा जा सकता है। लेकिन जब यह घटना मीडिया में आती है तो इसके बाद उल्टा इल्जाम डॉक्टर काफिल पर ही डाल दिया जाता है। सरकार इन पर आरोप लगाती है मेडिकल नेग्लिजेंस ऑफ करप्शन का। इन्हें अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और 9 महीने तक इन्हें जेल में भी रखा जाता है। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जेल में इन्हें कितनी बेरहमी से मारा पीटा गया। 4 से 5 दिन तक इन्हें भूखा भी रखा गया था। इतनी बुरी हालत थी कि अपनी कमर पर महीनों तक सो भी नहीं पाते थे। 2017 में एक जांच पैनल बताया जाता है कि इनके ऊपर लगे गए आरोपों को जांच करने के लिए वहां पर भी कहा जाया कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। अस्पताल में लाया गया अलग अलग कंपनियों से जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे डॉक्टर के पास कोई विकल्प नहीं बच जाता तो उन्हें एम्ब्यू बैग्स देने शुरू कर दिए गए। पेरेंट्स को ये भी चीज असली हुई थी। गोरखपुर त्रासदी के दौरान रिपोर्ट आई थी कि कैसे जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो पेरेंट्स अपने बच्चों की जान बचाने के लिए एम्ब्यू बैग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, आखिरी दम तक कोशिश कर रहे थे और कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो फिल्म में दर्शाया गया है, खराब हथियारों का हमारे जवान देश में शहीद होते हैं। दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि हमारे खुद के खराब हथियारों की वजह से, जिन्हें निर्माण किया जाता है किसी क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी साठ-गांठ पूंजीवाद के द्वारा। इसको लेकर भी एक असल में कई सारी रिपोर्ट्स आई है पिछले कुछ वर्षों में। 2012 में इंडियन आर्मी के चीफ जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखकर कहते हैं कि आदमी की जो टैंक फ्लीट यानी टैंक बेड़ा है पर वह क्रिटिकल एनिमेशन की सख्त कमी है। 2015 की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा दिल्ली हाई कोर्ट में आईटीआर फाइल करते हैं, ये आरोप लगाते हुए कि ब्यूरोक्रेटिक हड़ताल यानी नौकरशाही बाधाओं की वजह से हमारे सोल्जर्स को बेकार क्वालिटी के हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस वजह से उनकी जान रिस्क पर आती है। 2017 में एक सीएजी रिपोर्ट में उल्लेख करती है कि कैसे 40% इंडियन आर्मी की एमिनेशन इतने कम स्तर पर कि अगर एक वॉर हो जाती तो 10 दिन से ज्यादा हथियार नहीं चलेंगे। 2018 इंडियन आर्मी मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार रिजेक्ट कर देती है क्योंकि ट्रायल्स के वक्त ये मेड इन इंडिया हथियार पूरी तरह से फेल हो जाते हैं।
एक इंटरनल आर्मी असेसमेंट में फ्लैग किया जाता है कि कैसे खराब हथियारों की वजह से पिछले 6 सालों में 403 एक्सीडेंट हुए हैं और 27 जवान शहीद हुए और 960 करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। यह हथियारों को सप्लाई किया गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। इसके बाद सितंबर 2022 सिर्फ पिछले साल की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की, इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के पुश की वजह से हमारी डिफेंस फोर्सेस कुछ क्रिटिकल वेपन सिस्टम इंपोर्ट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से इंडिया काफी असुरक्षित है। चाइना और पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट्स को लेकर तो आते हैं, अब हम तीसरे बड़े मुद्दे कॉरपोरेट फंडिंग जवान में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉरपोरेट पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी। हमारे देश में मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2017 पास किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी को सीक्रेट डोनेशन देना अलाउ किया गया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के थ्रू इसी बिल में ये लिमिट भी हटा दी गई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता है चंद दिन में। आखिर कितना पैसा दिया गया? इन साल की जनवरी की एक रिपोर्ट जिसमें बताया कि बीजेपी को 2018 और 2022 के बीच में 5270 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, वो भी सीक्रेटली। किसने ये फंडिंग दी हम नहीं जानते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि यही बिल उन्होंने पास किया है। रिपोर्ट के अनुसार इसी समय में कांग्रेस पार्टी को 964 करोड़ रुपए मिले फंडिंग में और तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंकों में पड़े काले धन को वे देश में वापस लाएंगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ? इन्होंने जितना भी धन इनकी पार्टीज में आ रहा था सबको छुपा दिया। अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चला कि कौन इन्हें फंडिंग दे रहा है। हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं, वो भी बाहर से देखकर। जवान फिल्म में दिखाया गया है कि फिल्म का विलन फॉरेन इन्वेस्टर को बता रहा है कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जा सकता है। एक वोटर को 10,000 रुपए दो तो हमारी फेडरेट पॉलिटी पार्टी के लिए वोट करता है। ये चीजें फिल्म में गलत दिखाई है, क्योंकि 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में हमें देखने को मिलता है कि लोग 1 किलो चिकन और 1 बोतल शराब के लिए अपना वोट बेच देते हैं। वास्तव में वजह यह है कितने पैसे के जरिए खरीदा जाता है वोटर्स को। लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में मैं बात करूं तो 34,056 करोड़ रुपए में, जिसमें कैश, गोल्ड, सिल्वर, अल्कोहल, ड्रग्स सभी शामिल है। और वोटर को खरीदना तो छोड़ो, आजकल एक नया ही ट्रेंड आया है मार्केट में, पॉलिटिकल पार्टीज एमएलएस को ही खरीद लेती है, मीडिया हाउसेस को ही खरीद लेती है और फिर ये बिके हुए एमएलएस, मीडिया हाउसेस जनता के बीच में डिवाइडेड रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर वहां पर सत्ता में बैठ कर रह सके। जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि दिसंबर 1984 में हुई थी। लेकिन बात सिर्फ एक ट्रेजेडी की नहीं है, एक इंसिडेंट की नहीं है। ये चीज इतने कॉमनली हो रही है कि आप यकीन नहीं करेंगे। सिर्फ एक रैंडम गूगल सर्च करके देखो कितने आर्टिकल मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो 2006 की रिपोर्ट के अनुसार से हम शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में आयरन और माइनिंग की वजह से 2 नदियों का पानी गंदा हो गया और 100 गांव जो है नदियों के किनारे पर बसते थे, वहां रहने वाले गांव वालों को एक कॉन्टेमेंट्री पानी इस्तेमाल करना पड़ अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करना पड़ता था। 2013 एक रिपोर्ट सेंटर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सीवेज अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है? ये हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही है नदियों में। आगे 2017 में महाराष्ट्र की प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां इसको नदियों को भारत सबसे गंदी बना रही है। सितंबर 2018 में राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा
अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट एक साधु बन जाते हैं। स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद गंगा नदी को बचाने के लिए ये उपवास पर बैठते। इनकी शर्त थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्वारिंग और स्टोन क्रशिंग के गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये उपवास पर 111 दिन तक बैठे रहे, जिसके बाद भूख से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंसेस से जरूर एक्सप्रेस किया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया। 22,500 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जनशक्ति ने साफ तौर पर राज्यसभा को बताया कि इस बार उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ आउटडोर बंदिश का वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया मीट करना है। ये नहीं गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, बस इतना साफ हो कि वो नहाने लायक बन जाए। ये कोशिश वो 2026 तक करेंगे। आगे चलिए, बाकी नदियां भी अभी बाकी है। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटक 1746 मिलियन लीटर सीवेज नदियों में हर दिन डंप करता है। 40% अनट्रीटेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं बचा। सितंबर 2022 झारखंड की दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशन और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए भारी पहाड़ियां ऐश की इस नदी में डंप कर रही है। 2023 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज है जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही है। पानीपत नंबर 1 पर है 181 पॉल्यूटिंग के साथ। गुड़गांव नंबर 2 पर 100 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलन ओपनली फिल्म में फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शंस जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्री सेटअप करना है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, पॉल्यूशन फैलाना है, गंदगी फैलाना है फैलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म का विलन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल है। बहुत बड़ी कंपनीज के लिए बाकी डेवलप देशों में रिस्ट्रिक्शन होती है जो भारत में नहीं है। उदाहरण के तौर पर कई पेस्टिसाइड्स है जो बाकी देशों में बैन है लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पेटिशन सुना रहा था। 116 डेंजरस पेस्टिसाइड्स ये रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है कि जब एक अनुपम वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी तो डेंजरस पेस्टिसाइड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी ने 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी 2015 में, लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में जब सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड्स को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा कि 6 और खतरनाक पेस्टिसाइड्स को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। 116 खतरनाक पेस्टिसाइड्स में तो सिर्फ 18 को यहाँ पर बैन करने की कोशिश करी। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंडर जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड्स को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी ने 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना चाहिए। इंडिया को अब 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया, सिर्फ 3 पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। तो अब सरकार का जो एटीट्यूड है वो आप समझ ही सकते हैं। हो क्या रहा है, देशवासियों की नहीं बल्कि क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की चिंता करते हैं। अगर थोड़े से ज्यादा पेस्टिसाइड्स पर बैन लगा दिया गया तो इन बड़े बड़े अरबपतियों के धंधों पर थोड़ा फर्क तो आना ही है। उन्हें ना नुकसान उठाना पड़ जाए
जुलाई 2023 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी एक रिपोर्ट निकालती है तुम उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो, आखिर क्यों? इतना मुश्किल इन खतरनाक पेस्टिसाइड्स को बैन करना जो बाकी देशों से पहले से बैन हो चुकी है। अच्छा, मल्टीनेशनल फूड कंपनीज की कैसे इंडियन सरकार की इन अंतर का फायदा उठाती है। 2017 में अमेरिका में KFC को प्रेस किया गया कि क्योंकि उन्हें कमिट किया कि वो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी साल में बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, टाको बेल, इन सब ने एक अपील ली थी हमारे चिकन में कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा। लेकिन क्या इनमें से किसी भी फास्ट फूड कंपनी में इंडिया में ऐसी कमिटमेंट करी? सेंट्रल फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने 2020 में इन कंपनीज को रीच आउट किया था और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवान फिल्म में दोस्तों ये भी दिखाया गया कि कैसे सरकार इन बड़े बड़े अरबपतियों के बैड लोन माफ कर देती है। रियल लाइफ में कंपेयर करना है तो देखिए, पिछले महीने की इस खबर को देख लो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने बताया कि लोकसभा को पिछले 9 सालों में बैंक ने 14.56 लाख करोड़ NPAS राइट ऑफ किए। इनमें से आधे से ज्यादा अमाउंट लार्ज कॉरपोरेट का था और जब इन लोन्स को रिकवर करने की कोशिश करी जाती तो बैंक्स सारा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया था इसी साल मार्च में कि पिछले 5 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक से सिर्फ 14% रिकवर कर पाए रिटर्न ऑफ लोन्स की इन NPAS के अलावा। फिर ऐसे अरबपतियों के एक ऐसे भी केस हैं जो लिटरेरी बैंक से जिन्होंने लोन लिया और वे देश छोड़कर भाग गए, जैसे कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। जवान फिल्म में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाया है इस लोन ड्राइटॉक्स का जो इन बड़े बड़े अरबपतियों और क्रैनी कैपिटलिस्ट को किए जाते हैं और जो लोन्स आम किसानों के द्वारा लिए जाते हैं देश में। 2019 की इस इंडिया स्पेंड रिपोर्ट में टॉप 12 कॉर्पोरेट NPAS का खर्चा 2 गुना ज्यादा है फॉर्म लोन वेवर्स के मुकाबले में। फाइनेंशियली ये 2017 से 2018 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में 10 स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म लोन वेवर्स दिए थे जिनका टोटल अमाउंट था 1.848 करोड़ रुपए। लेकिन जो टॉप 12 NPAS है उनका टोटल अमाउंट से 2 गुना है मुकाबले में 3.45 बिलियन के। और जब किसानों का ये लोन माफ किया जाता तो उनमें एक और बड़ा अंतर है। अगर किसान अपना लोन वापस नहीं चुका पाता तो वह अक्सर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपति, कभी सुना है इन्हें कि लोन वापस ना देने की वजह से इनने कभी आत्महत्या की है? जवान फिल्म में बहुत ही पावरफुल सीन है, इसको लेकर मैं उसकी ज्यादा बात नहीं करूंगी। उसको लेकर आपने फिल्म देखी हो तो आप समझ ही पाएंगे मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। किसानों के ऊपर जब कर्ज आता है तो उनकी पूरी जिंदगी का सवाल होता है। सिर्फ 1 साल को अगर आप देखो 2021 में 10,000 से ज्यादा फार्म सेक्टर में लोगों ने आत्महत्या करी है। फिल्म में दिखाया गया नंबर शॉकिंग था लेकिन असल जिंदगी का नंबर उससे काफी मिलता जुलता है। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक वो फार्म्स इनकम डबल कर देंगे, लेकिन 2023 आ गया है और फार्मर्स की हालत वही है। बीच में सरकार ने 3 काले कानून लाने की भी कोशिश करी थी जिससे कॉरपोरेट्स को और बढ़ावा मिल जाता, लेकिन थैंकफुली वो पास नहीं हुआ। सरकार को वास्तव में करना क्या चाहिए? किसानों को एजुकेट, किसानों को बताया जाए कि क्या मॉडल अपनाया जाए, एग्जैक्टली वो क्या करे यहाँ अपना लाइवलीहुड बनाए रखने के लिए। अगर पॉलिटिकली बिल हो तो सरकार इन फार्मर्स सुसाइड्स को 0 तक ला सकती है, लेकिन क्या ऐसा होगा? या किसानों को एजुकेट करने का काम भी हमको ही करना पड़ेगा? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आएंगे अगली खबर को लेकर और रूबरू होंगे इसी चैनल पर, करेंगे खुलासा खबरों का। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।